हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स फर्स्ट ईयर बच्चों, लास्ट वी हैव completed the common base, common emitter and common collector configuration. We have talk about their characteristics, input and output characteristics. We talked about the dynamic resistance and leakage current. So now the next topic is your next chapter is your transistor biasing and stabilization of operating point. So in this, we first talk about the why we have a need of all this, why we have a need of a transistor biasing, and why we have a need of a stabilization of the operating point. Then, so in a don't get be so much messy with the language. So I'm doing easy to all this. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी भी ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे जो सारा काम कर रहे हैं, यहाँ सिंपल ट्रांजिस्टर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ट्रांजिस्टर को किसकी तरह काम करवाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब ट्रांजिस्टर को हमें एज एन एम्पलीफायर जब हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो हम बाइसिंग की बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये कब बात कर रहे हैं, जब हम ट्रांजिस्टर को क्या कर रहे हैं, एज एन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह भी काम कर सकते हैं। बताया था कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में काम करता है, स्विच कट ऑफ में या किस में, कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन में, समझाया था। और या फिर किस में काम करता है, एक्टिव रीजन में। ठीक है, तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि जब आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों जो आपकी बाइसिंग होती है वो क्या होती है, रिवर्स बाइस होती है, रिवर्स बाइस। सैचुरेशन में क्या होती है, दोनों फॉरवर्ड बाइस होती हैं, बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ बैटरी आप रिवर्स बाइस या फॉरवर्ड बाइस। और एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट वाली आपकी क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस, और आउटपुट वाली होती है आपकी रिवर्स बाइस। और यही एक्टिव रीजन में जब हम ट्रांजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो वो एक्टिव रीजन में काम करता है, और वो किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह। मतलब वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्विच की तरह काम कराना चाह रहे हो जैसे सैचुरेशन में, तो यानी मतलब आपका स्विच यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम करेगा, मतलब वो ऑन हो जाएगा। और अगर आप कह रहे हैं कि हम ट्रांजिस्टर को बंद करना चाह रहे हैं, तो यानी वो ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्विच की तरह काम करेगा, वो ऑफ हो जाएगा अगर आप दोनों तरफ रिवर्स बाइस रखोगे। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब कहानी आती है ट्रांजिस्टर बाइसिंग में, जिसे मैं आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ सुनिएगा ज़रा, किसी भी ट्रांजिस्टर को जब हम एम्पलीफायर की तरह, ट्रांजिस्टर को हम जब एम्पलीफायर की तरह काम कराते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कॉमन एमीटर का एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, देखो ये था आपका, सब कुछ भूल जाओ आप, NPN। ठीक है, ये वाला आपका क्या था, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, समझ आ रहा है, ये था आपका रिवर्स बाइस। ठीक है, तो जब भी आप चाहे तो कॉमन बेस लो, कॉमन एमीटर लो, कॉमन कलेक्टर लो। हालांकि आपके सिलेबस में जो वो कॉमन एमीटर है, क्योंकि हम जब भी एम्पलीफायर की तरह काम कराना चाहते हैं तो हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर में लेते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी कंपैरिजन्स की, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर की। वो आप सिंपली दे सकते हो, टेबल बनी हुई है, उस टेबल से आपको समझ आ जाएगा सबसे अच्छे जो हमें आउटपुट मिलती है वो कॉमन एमीटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन एमिटर को लेके अगर मैं समझाऊं तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको कॉमन एमिटर और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर वो सब बात की बातें हैं। यहाँ देखिएगा, जब भी किसी ट्रांजिस्टर को हमें किसकी तरह काम कराना है, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को आपको एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, तो आपको उसको एक्टिव रीजन में क्या कराना है, बाइसिंग करनी है। एक्टिव रीजन में बाइसिंग करने का मतलब है कि इनपुट को फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट को रिवर्स बाइस। तो इनपुट को फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट को फॉरवर्ड बाइस। तो यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस बाइसिंग का मतलब क्या है, बाइसिंग का मतलब है दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग द बैटरी। क्या कर रहे हो आप, बैटरी को जोड़ रहे हो। ठीक है, आप तो किसी भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी डीसी बाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं, डीसी, बैटरी कनेक्ट कर रहे हो ना, बाइसिंग कर रहे हो, क्या जोड़ रहे हो, बैटरी को जोड़ रहे हो। बैटरी क्या है, AC तो है नहीं, DC। तो DC बैटरी को आप जोड़ते हो, यानी आप DC बाइसिंग करते हो। बाइसिंग का मतलब आप जोड़ रहे हो, DC बाइसिंग। बैटरी तो जोड़ते हो ऐसे। ठीक है, तो
क्योंकि यदि ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की बाइसिंग किए बिना अगर ये बाइसिंग ना करूं तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर काम करेगा अगर आप डायरेक्टली डीसी अप्लाई, तो आपको डीसी और एसी दोनों करनी है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एसी कनेक्ट, क्योंकि बाहर से तो आपकी एसी आएगी ना, जब आप सप्लाई ऑन करोगे वहाँ से डीसी थोड़ा ना आएगी, वो तो आपको वहाँ से आपकी एसी ही आएगी। तो अगर आप ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली एसी दोगे तो एसी देने पर सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? डायरेक्ट एसी देने पर इफ़ यू कनेक्टेड, अगर हम डायरेक्टली एसी को कनेक्ट करेंगे, इफ़ एसी कनेक्टेड डायरेक्टली, देन एम्प्लीफिकेशन विल नॉट टेक प्लेस। क्या नहीं करेगा? आपका एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये चाहते थे, ये जैसे आप ये चाहते थे आपका ये है, और एम्प्लीफिकेशन का मतलब बहुत हाई बोले, हाई, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, तो ये आपका एम्प्लीफिकेशन है, तो एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर को यूज़ करते समय हमें हमेशा इनपुट एंड को फॉरवर्ड बाइस रखना है और आउटपुट एंड को रिवर्स बाइस रखना है। और ये करने से क्या हो जाएगा कि जो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा कि अगर हम फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस रखेंगे तो आपका जो पॉइंट आएगा, मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए जाएंगे वो बीचम बीच आएंगे। वो मैं अभी बताती हूँ कैसे आएंगे। हम बेसिकली सारा काम इसलिए करते हैं, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, मैं बताती हूँ अभी ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। ऑपरेटिंग पॉइंट, आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, एक्टिव रीजन में आ जाएगा। तो दो चीज़ें बताई मैंने कि एसी को हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं करते, एसी से डायरेक्टली ट्रांजिस्टर को इससे नहीं कनेक्ट करते हैं। पहले हम बाइसिंग करते हैं, डीसी जोड़ते हैं, ठीक है, उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करते हैं, उसके बाद में हम एसी कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टली एसी को कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। जो हम काम ही इसलिए कर रहे हैं कि हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। और दूसरा क्यों करते हैं ऐसा, ऑपरेटिंग पॉइंट को हम हमेशा सेट करते हैं। हम ऑपरेटिंग मतलब इसको फॉरवर्ड बाइस और इसको रिवर्स बाइस इसलिए रखते हैं सो दैट आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट हम क्यू पॉइंट बोलते हैं, अभी समझा रही हूँ मैं क्यू पॉइंट क्या है। ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट जो है वो हमेशा एक्टिव रीजन में आ जाए, और एक्टिव रीजन का मतलब है बीच में, ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आया बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखिएगा बच्चों, समझिएगा ज़रा इसको। बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर को जब भी हम एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें एसी इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाई डीसी, ठीक है, सबसे पहले हम डीसी को अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट अप्लाई एसी, ठीक है। डीसी पहले आपकी कनेक्ट होगी, उसके बाद में आपकी एसी कनेक्ट होगी। पहले हम डीसी को इसलिए कनेक्ट करते हैं, डीसी वोल्टेज को हम इस तरीके से सेट कर देते हैं ताकि जो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ट्रांजिस्टर की जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग मतलब क्यू पॉइंट मतलब क्या है, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट, ठीक है। क्यू पॉइंट का मतलब क्या है आपका, क्यू पॉइंट का मतलब है आपका वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट, वी और आई की वैल्यू इस तरीके से आए ताकि वो वैल्यू जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको CB, CE और CC में पढ़ाए हैं, उसमें क्या है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके कॉमन एमिटर के। मैं कॉमन एमिटर के लिए समझा रही हूँ, देखिएगा, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, कॉमन एमिटर के केस में। तो ये IC आ गया और ये VC आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये तो आपके AC के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ट्रांजिस्टर के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जब आप AC अप्लाई करोगे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो ये ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन ट्रांजिस्टर के ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका इनपुट नहीं है। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ऐसे आता था, ठीक है, इसमें आपने VCE को क्या किया था, कांस्टेंट किया था, ठीक है, देखिएगा पीछे में। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप ट्रांजिस्टर में डीसी अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि एसी पे अप्लाई करनी पड़ेगा, डीसी पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम ये चाहते हैं कि जो आप डीसी अप्लाई करो, वो डीसी अप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आए वोल्टेज और करंट की, वो इस तरीके से आए कि वो वैल्यू जो है वो
ये सपोज आपकी डीसी लोड लाइन है, ये समझ लीजिए, ये आपकी डीसी लोड लाइन है, ठीक है। तो ये जो आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी ये डीसी लोड लाइन है, यानी इन दोनों के मिड में, यहाँ मिड में, यहाँ पे कहीं क्या है, आपकी वैल्यू है, ठीक है। मैं एक वैल्यू और बना देती हूँ, यहाँ ज़्यादा इजी रहेगा, IB 25 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया ये है आपका क्यू पॉइंट, दिस वन, ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये देखिएगा जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, ठीक है, बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि जब आप ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करें तो उसमें डीसी वोल्टेज इस तरीके से लगाएं कि डीसी वोल्टेज लगाने पर, जब उसमें आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ट्रांजिस्टर में वोल्टेज लगाओगे तो करंट आपकी फ्लो करने लग जाएगी। और हम मानते हैं कि जो क्या करे, जिसकी वैल्यू ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर डीसी लोड लाइन, ये जो डीसी लोड लाइन है ये डीसी जब आपने कनेक्ट की है, ठीक है, इस वोल्टेज और करंट, डीसी वोल्टेज और करंट की वैल्यू को बता रही है कि वैल्यू इस तरीके से आए कि डीसी लोड लाइन जब आप इस पर खींचो तो डीसी लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को आपस में क्या करें, किसी एक पॉइंट पर कट करें, एक पॉइंट पर कट करें। और उस पॉइंट पर जिस पर कट कर रहे हैं, यानी ये वाली वैल्यू IB और IC और VCE की ट्रांजिस्टर के डीसी ऑपरेटिंग, और यही वैल्यू क्या कहलाएगी, जिस पॉइंट पर देखिएगा, जिस पॉइंट पर ये डीसी लोड लाइन इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस पॉइंट पर कट करेंगी, वो उस पॉइंट की जो करंट की और वोल्टेज की जो वैल्यू होंगी वही हमारा क्या कहलाएगा, क्यू पॉइंट कहलाएगा। देखिएगा मैं जरा आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये देखिएगा, क्यू पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट आपका वो पॉइंट है जब हम डीसी लोड लाइन खींचते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, इसे भूल जाइए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर जब हम डीसी लोड लाइन खींचते हैं तो डीसी अप्लाई करने पर ट्रांजिस्टर के अंदर आपकी वोल्टेज अप्लाई करने पर, डीसी वोल्टेज अप्लाई करने पर डीसी करंट फ्लो करने लग जाती है। और उस करंट और वोल्टेज की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और इन ग्राफ को ड्रॉ करते हुए हमें एक लाइन मिलती है, और ये डीसी लोड लाइन, ये क्या है आपकी डीसी लोड लाइन, ये डीसी लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस पॉइंट पर कट करती है, उस पॉइंट पर करंट की, यहाँ पे IC IB दो करंट है और VCE एक वोल्टेज है, तो IB इस पॉइंट पर IB की वैल्यू आप देख रहे हो 30 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, सॉरी 25 माइक्रो एम्पियर। IC की वैल्यू यहाँ पे कुछ मान लीजिए 40, कुछ भी मान लीजिए 40 मिली एम्पियर, और VC वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 7 वोल्ट या 8 वोल्ट। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि क्यू पॉइंट की क्यू पॉइंट जो है वो वैल्यू होती है जिस पे डीसी लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को कट करती है, और जिस पॉइंट पर कट करती है उस समय करंट और वोल्टेज की IB IC और VC की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। समझ आई मेरी बात? तो ये आपका क्या है, क्यू पॉइंट। अब देखिएगा बच्चे, पहले बाइसिंग को ही समझ लीजिए अच्छे से, तो क्यू पॉइंट आपको समझ आ गया। अब कहानी ये आती है कि मैम हम क्यू पॉइंट को बीच में ही क्यों रखें, ठीक है। तो मैं आपको इसको समझाती हूँ, जरा समझिएगा। जनरली हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग इस तरीके से करते हैं ताकि उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ आ जाए, बिल्कुल एक्टिव रीजन, इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बिल्कुल बीच में आए। एक्टिव रीजन वैसे इधर, ये देखिए ये तो है कट ऑफ रीजन, जहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ये क्या है जहाँ पे वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो मैम ये पूरा एक्टिव रीजन है पूरा, ठीक है। तो मैम हम क्यू पॉइंट को इधर भी तो रख सकते हैं, हम इधर भी तो रख सकते हैं, नहीं। जब हम मैक्सिमम ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर का जो क्यू पॉइंट है वो हमेशा इस एक्टिव रीजन के बिल्कुल बीचम बीच रहे। इस तरह से हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज को पहले से सेट कर देते हैं। हम क्यू पॉइंट को बीच में सेट करने की कोशिश करते हैं, होने को तो वो इधर उधर भी खिसक जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उसका पूरा रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ऑपरेटिंग पॉइंट को ट्रांजिस्टर आउटपुट के हमेशा बीच में इसलिए रखते हैं क्योंकि एक्टिव रीजन के बीच में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, लीनियर है। आप देखिए कि तेज़ी से घट रहे हैं, और अगर आप यहाँ देखो तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
मतलब हम ये लाइन आपको याद रखनी है, हम हमेशा क्यू पॉइंट को पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव रीजन के मिड में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मोर लीनियर, सबसे ज़्यादा लीनियर होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लीनियर होता है पहला, ठीक है। वापस आ जाएंगे इस पर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को ट्रांजिस्टर के आउटपुट के बीच में इसलिए रखते हैं क्योंकि एक्टिव रीजन के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा लीनियर होते हैं, और ठीक है, और उनकी जो डिस्टेंस है सैचुरेशन से और कट ऑफ से बिल्कुल क्या होते हैं, बीच में। अगर ये बीच में रहेगा तो सैचुरेशन से भी इतनी दूरी पे है और कट ऑफ रीजन से भी क्या है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट के दोनों ओर जो चेंजेस हैं उसके लिए इक्वल जगह क्या है, सफिशिएंट है वहाँ पे ऊपर नीचे जाने के। लेकिन अगर आपका जो ये ऑपरेटिंग पॉइंट अगर आप पहले से बीच में ना होकर यहाँ हो गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी भी वैल्यू ऊपर नीचे होएगी, थोड़ी सी वैल्यू वोल्टेज अगर बेस करंट आपकी बढ़ गई तो आपकी कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ पहुँच जाएगी। मतलब ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम ना करके किस में पहुंच जाएगा, स्विच की तरह काम करना शुरू कर देगा, मतलब एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस क्यू पॉइंट को नीचे की तरफ शिफ्ट करूं तो थोड़ी सी भी चेंजेस होने पर ये तेजी से अगर नीचे की तरफ वैल्यू चेंज हो रही है, IB की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू कम हो जा रही है, तो बेस वैल्यू कम होते ही अगर ये 20 से, मैं कह रही हूँ मैंने यहाँ रखा 20 से, अगर ये 10 पे खिसक गया और थोड़ा खिसकने पे क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में पहुँच जाएगा। जबकि मुझे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, मुझे हमेशा उसको एक्टिव रीजन में रखना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के दोनों ओर जो है चेंजेस के लिए क्या है, जगह, मैक्सिमम जगह यहाँ क्या है, अवेलेबल है। अगर आप बीच में रखते हो तो एकदम से एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन में नहीं पहुँच पाएगा, एकदम से एक्टिव रीजन से कट ऑफ रीजन में नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। और इसी कंडीशन में इनपुट सिग्नल में परिवर्तन, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे ही आप इनपुट सिग्नल में चेंज करोगे, मतलब आप कॉमन एमीटर के लिए बात कर रहे हो, आप कॉमन एमीटर के लिए, तो वहाँ पे इनपुट पे क्या होगा, बेस, और आउटपुट पे क्या होगा, कलेक्टर, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता है कि कॉमन एमीटर में या कॉमन बेस में किसी में आप क्या करें, कॉमन एमीटर में जैसे ही आप क्या करोगे, आउटपुट सिग्नल में इनपुट सिग्नल में चेंज करोगे, आपने क्या किया, मैं तो VBE में चेंज कर दिया, तो जैसे ही आप VBE में चेंज करोगे वैसे किस में चेंज हो जाएगा, आपकी आउटपुट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपकी VBE में चेंज हो रहा है तो यानी आपकी IB में चेंज होगा। VBE में चेंज हो रहा है मतलब आपकी IB में, बेस एमीटर वोल्टेज में चेंज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है, तो यानी इसकी करंट में भी चेंज होगा, और करंट में चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इसकी कलेक्टर करंट में भी चेंज होगा, ठीक है। VCE में चेंज, कॉमन एमीटर मोड में अगर आपका VBE में चेंज हो रहा है, इनपुट सिग्नल में चेंज हो रहा है, तो उससे आपकी करंट भी चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो आपकी वैसे ही कॉमन एमीटर में आपको पता है फिर आपकी कलेक्टर करंट उसके प्रोपोर्शनल होती है, तो आपकी कलेक्टर करंट में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरह आपके इनपुट सिग्नल जो है वो ठीक तरह से क्या नहीं हो पाएगा, एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, और आपको आउटपुट पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी, वैसी नहीं मिलेगी जैसे आपने इनपुट पे भेजी थी। आप ये चाहते हैं बेसिकली, आप ये चाहते हो मैंने ये भेजा तो मुझे एम्पलीफाई हुआ हुआ यही मिले, ये इसके शेप चेंज ना हो। तो अगर आपका ये जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी घटेंगी तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्लिप हो जाएगी, आपको प्रॉपर वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी, वो वेव फॉर्म नहीं मिल पाएगी जो आपने इनपुट पे दी है। मतलब उसकी वेव शेप में, यानी उसके तरंग के आकार में डिस्टोर्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ। अब जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी समझाती हूँ, मैंने बनाए डायग्राम से समझा रही हूँ, यहाँ देखिएगा। अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को या तो कट ऑफ के, ठीक है, या सैचुरेशन के, ये वाला सैचुरेशन है और ये कट ऑफ है, अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को किसी एक्टिव रीजन के किसी एक कोने पर रख दूँ, मतलब मिड में ना रख के या तो इस कोने पे ले जाऊँ या ऑपरेटिंग पॉइंट को यहाँ सेट कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्टिव रीजन है, इतना जो है ये एक्टिव रीजन है। अब या तो मैं इसको इस कोने पे ले जाऊँ या इस कोने पे ले जाऊँ,
तो यदि हम ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के किसी एक कोने पर ले जाके स्टेबल कर देंगे तो इनपुट सिग्नल को लगाने पर ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट किया, आपने ऑपरेटिंग पॉइंट को यहाँ पे सेट किया, तो ये क्या होगा, थोड़े से भी इनपुट सिग्नल में चेंज होने पर आपके क्या होगा, आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर आप इस जगह लगा देते हो ऑपरेटिंग पॉइंट को तो खिसक के कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। अगर आपने यहाँ लगा रखा है तो खिसक के सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो उससे उसकी आउटपुट का जो आकार है, जो शेप है, वो डिस्टोर्ट हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी। क्लिप का मतलब कट जाएगी। तो जैसे मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ जैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखिएगा ऐसे समझ लीजिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने इसको ऐसे लगाया तो जैसे ये वाला तो ऊपर वाला तो पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला है ये पूरा का पूरा क्लिप कर जाएगा, कट जाएगा, ये पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कट ऑफ में पहुंच गया। वो रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस वाले को क्या करेगा, वो कट ऑफ का मतलब यही है ना, दोनों रिवर्स है, तो ये तो फिर भी हो जाएगा लेकिन ये वाला पास नहीं हो पाएगा। तो आपको आउटपुट ऐसी मिलेगी। और आपकी आउटपुट कैसी है, आपकी आउटपुट तो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा इधर आउटपुट तो आपकी ऐसी है ना। अब ये तो आपको मिल ही नहीं रहा है तो ये क्या हो गई, डिस्टोर्ट हो गई, विरूपित हो गई। इसी तरह अगर आप ऊपर वाली की बात करो तो अगर आप इसको यहाँ खिसका के इधर ले जाओ, ठीक है, आपने कहा मैं तो इस तरह से ले जा रही हूँ, ठीक है, तो अब देखिएगा ये जहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट है वहाँ तक तो पास हो जाएगी लेकिन ऊपर तो कुछ आ ही नहीं रहा ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, इस वाले को तो पास कर देगी ये लेकिन इस वाले को पास नहीं कर पाएगी। ऑपरेटिंग पॉइंट वाला जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक तो पास कर जाएगी जब आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, लेकिन ऊपर वाले में है ही नहीं ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट तो यहीं खत्म हो गया, तो इस ऊपर वाले को पास नहीं कर पाएगी, तो उसमें फिर से आपको डिस्टोर्टेड फॉर्म मिलेगी। तो सिग्नल को हमें अच्छे से एम्पलीफाई करना पड़े, एम्पलीफाई करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि क्यू पॉइंट आपका सेट रहे, मतलब IB IC और VC की वैल्यू इस तरीके से हो कि वो क्या करें, बिल्कुल बीचम बीच क्या रहें, एक्टिव रहें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ये तो आपका होगा कि आपने क्यू पॉइंट मिड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्यू पॉइंट को मिड में शिफ्ट स्टेबल करने के बाद भी आपकी क्या करते हैं, फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।